ओके, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो सी प्रोग्राम कोई भी होगा उसका जनरल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। ठीक है, इनमें कौन कौन से पोर्शन थे। पहला पोर्शन था आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का पोर्शन था, उसके बाद आपके पास था लिंक सेक्शन था, फिर डेफिनेशन सेक्शन था, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन था, फिर आपका मेन फंक्शन का सेक्शन था, और उसके बाद आपके सब प्रोग्राम्स यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन का सेक्शन था। उनमें से ज़्यादातर सेक्शन ऑप्शनल थे जो कि आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना था। उनमें से 2 सेक्शन थे जो कि आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना था, कंपलसरी था। और कौन से थे, एक तो पहला आपका था लिंक सेक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे कि इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को हमारे सी प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए हम जो stdio.h नाम की जो हेडर फाइल है उसको हम क्या करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड करेंगे। यानी कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये जो लाइब्रेरी है सिस्टम लाइब्रेरी, इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखे गए हैं उसको हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको लिंक करेंगे अपने प्रोग्राम के साथ। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम हैज करके इंक्लूड इस तरीके से लिखेंगे, और बाद में हम जो भी फाइल हमें ऐड करना है उसका नाम दे देंगे वहाँ पर। उसके बाद दूसरा था आपका मेन सेक्शन था। अभी हम मेन सेक्शन को वॉइड के साथ यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना है, तो इसलिए हम वॉइड मेन लिखेंगे हर एक प्रोग्राम के अंदर। फिर मेन फंक्शन का जो बॉडी होगा उसके अंदर 2 पोर्शन हो गए। अब तक हमने जो पोर्शन देखा वो सिर्फ क्या देखा कि हमने एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर वर्क किया, उसमें हमने क्या करवाया था, मैसेज को प्रिंट करवाया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सीखी अब तक। मेन फंक्शन के अंदर दूसरा जो पोर्शन होता है वो क्या होता है कि डिक्लेरेशन सेक्शन, यानी कि वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हमें कुछ रूल्स जानने होंगे जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए हम आज के सेशन में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है सी प्रोग्राम के अंदर कोड लिखते टाइम पे। ठीक है, तो जैसे कि दूसरी सारी लैंग्वेज में ग्रामर वगैरह के रूल्स होते हैं, ठीक उसी तरह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उसके अंदर कोड लिखने के रूल्स है। तो उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप जो भी रूल्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है टॉपिक है आपका कैरेक्टर सेट। ठीक है, जैसे कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें कैरेक्टर सेट कौन सा है, तो के A to Z। ठीक है, फिर हिंदी है आपका तो उसमें क ख ग वगैरह है, और अ आ उ ऊ दोनों है। ठीक है, सेम वे में गुजराती में भी सेम चीज़ें है, अ आ उ ऊ है और क ख ग घ है। तो ये सारे क्या है उसके कैरेक्टर से। आप जो भी बेसिक कैरेक्टर है उसका कॉम्बिनेशन करके आप कोई भी वर्ड को बना सकते हो कोई भी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, लेकिन जो भी वर्ड होगा उसमें जो भी इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, इन सेट में से ही होगा। ठीक है, वो पहले से ही फिक्स है कि आपको कोई भी वर्ड बनाना है तो उसमें आप अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हो। कोई कैरेक्टर है लेटर है उसको एक बार यूज़ करो, 2 बार यूज़ करो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन वो इंडिविजुअल कैरेक्टर और लेटर होगा वो आपके प्री डिफाइंड जो कैरेक्टर सेट हो गए उन्हीं में से होगा। और अलग अलग कैरेक्टर सेट यानी कि अलग अलग कैरेक्टर और लेटर्स का कॉम्बिनेशन करके आप क्या बनाते हो, वर्ड बनाते हो कोई भी लैंग्वेज में। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे पास क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर सेट है कि आप कौन कौन से टाइप के कैरेक्टर सेट को यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको कि कैरेक्टर सेट क्या है। यस सर। ओके, तो कैरेक्टर सेट है उसमें सी प्रोग्राम में 4 अलग अलग ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट ग्रुप है उसका लेटर्स है कि जिसमें जो हमारी ABCD है उसके कैपिटल और स्मॉल लेटर का उसको कंसिडर किया गया है लेटर्स के अंदर। ठीक है, स्मॉल लेटर्स के A to Z और कैपिटल लेटर्स के A to Z, इसका कॉम्बिनेशन बना के आप कोई भी वेरिएबल का नाम वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा है आपका डिजिट्स। तो डिजिट्स में क्या है 0 to 9 है सारे के सारे डिजिट।
0 to 9 के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी नंबर को जनरेट करवा सकते हो, उसको अपने हिसाब से लिख के। ठीक है, फिर स्पेशल कैरेक्टर है, तो स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से है, तो कि @ है, हैशटैग है, डॉलर साइन है, फिर ये एस्टरिस्क का साइन है, वगैरह वगैरह जितने भी आपके स्पेशल सिंबल्स है वो सारे यहाँ पर लिस्ट आउट किए गए हैं। ठीक है, फिर व्हाइट स्पेस है, फोर्थ क्या है आपका व्हाइट स्पेस। तो व्हाइट स्पेस का मतलब क्या है, तो कल हमने सीखा था कि अगर हम प्रिंटफ के वाला जो फंक्शन है उसमें स्लैश एन लिखते हैं तो उसके बाद का जो भी आउटपुट होगा आपका वो कहाँ से प्रिंट होगा, न्यू लाइन से प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो कैरेक्टर है उसको क्या बोलेंगे हम, व्हाइट स्पेस कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर स्लैश एन है वो किसके लिए यूज होता है, तो कि न्यू लाइन से आउटपुट प्रिंट करने के लिए, यानी कि न्यू लाइन में कंट्रोल को भेजने के लिए, फॉर न्यू लाइन। उसी तरह अगर आपको यहाँ पर ABC लिखना है और बीच में स्पेस छोड़ना है और उसके बाद CDEF इस तरीके से लिखना है, तो हॉरिजॉन्टल स्पेस रखने के लिए आपको क्या यूज करना है, प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर /t का यूज करना है। तो जहां पर भी /t लिखा होगा वहां पर कितनी स्पेस छूटेगी, तो कि आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड के अंदर जो टैब का जो बटन होता है ना, तो एक बार आप टैब का बटन प्रेस करोगे तो आपका कर्सर सपोज यहाँ होगा तो यहाँ तक जाएगा, तो उतनी स्पेस क्या होगी वहां पर, एक बार टी लिखने से उतनी स्पेस वहां पर ब्लैंक रहेगी हॉरिजॉन्टल में। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, यस सर। कितनी स्पेस रहेगी, तो कि आपके कीबोर्ड में जो टैब का बटन होता है उसको एक बार आप प्रेस करोगे तो उतनी स्पेस वहां पर वो ब्लैंक रखेगा और उसके बाद का जो भी आउटपुट होगा वो वहां पर प्रिंट होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली आपको स्पेस रखना है, ब्लैंक स्पेस रखना है, तो क्या यूज करोगे आप, /t का यूज करोगे। ठीक है, फिर /v है, तो /v में क्या होगा, वर्टिकली आपका क्या होगा, स्पेस रहेगा। तो वर्टिकल स्पेस किस तरीके से रहेगा, फॉर एग्जांपल ABC इस तरीके से है और उसके बाद /v करके आपने क्या लिखा है यहाँ पर, DEF लिखा है, तो आउटपुट किस तरीके से होगा, तो कि ABC हो गया। वर्टिकली आपने लिखा है तो वर्टिकली में क्या होगा, न्यू लाइन से प्रिंट होगा, लेकिन आगे का जितना भी 3 लेटर पहले फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुए हैं तो सेकंड लाइन में वो 3 लेटर क्या होंगे, ब्लैंक आएंगे और उसके बाद आपका आउटपुट प्रिंट होने को स्टार्ट होगा। तो ये वर्टिकल स्पेस हो गया आपका। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके, फिर है आपका स्लैश करके 0, तो वो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशली हम /0 को नल कैरेक्टर बोलते हैं। तो नल कैरेक्टर कब हम यूज करेंगे, जब हम कैरेक्टर एरे की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, नल कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर एरे होगा उसमें आपको नल कैरेक्टर को यूज करना होगा, या फिर इनडायरेक्टली नल कैरेक्टर हम कैरेक्टर एरे यूज करेंगे तभी यूज होगा, तो उसको हम वहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है /b। /b से क्या होगा, ब्लैंक स्पेस छूटेगा जैसे कि /t से होता है, लेकिन /t में क्या होगा, कितना स्पेस रहेगा कि एक टेप प्रेस करोगे तो इतना प्रेस और उतना जो आपका ब्लैंक स्पेस है वो वहां पर रहेगा, और /b रखोगे तो कितना होगा, एक कैरेक्टर जितना ही क्या होगा आपका ब्लैंक स्पेस वहां पर छूटेगा। ठीक है, /t रखोगे तो टेप बटन प्रेस करोगे उतना होगा, और /b करोगे तो आपका जो स्पेस बार रहता है कंप्यूटर में, तो एक बार स्पेस बार आप प्रेस करोगे तो कितने स्पेस वो आगे जाएगा, 1 प्लेस वो आगे जाएगा, यानी कि 1 कैरेक्टर जितना वो आगे जाएगा। तो /b में क्या होगा, 1 कैरेक्टर जितना स्पेस छूटेगा, /t में टेप बटन प्रेस करोगे उतना स्पेस छूटेगा, फिर /n होगा तो उसमें क्या होगा, न्यू लाइन से प्रिंट होगा, फिर /v होगा तो क्या होगा, न्यू लाइन से तो प्रिंट होगा, लेकिन उससे पहले की लाइन में जितने भी लेटर या कैरेक्टर प्रिंट हुए हैं उतने आगे क्या रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे, उसके बाद से वो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। और नल कैरेक्टर है जो /0 है उसकी बात हम आगे जब कैरेक्टर एरे डिस्कस करेंगे तभी वहां पे डिटेल में करेंगे। सबको समझ में आ रहा है कैरेक्टर सेट क्या है? यस यस सर। सर। यस सर। 4 अलग अलग ग्रुप है, कौन कौन से, तो कि लेटर्स है, तो कि लेटर्स में क्या क्या कंसिडर होता है, तो कि स्मॉल ए से लेके जेड तक, सेम वे में कैपिटल ए से कैपिटल जेड, फिर डिजिट में आपके 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर में आपके @ हैशटैग, डॉलर साइन, एस्टरिस्क का साइन, वगैरह वगैरह
ये स्पेशल कैरेक्टर में कंसिडर होंगे ये चारों, ठीक है। और वाइट स्पेस में तो यहाँ पर आपको मैंने डिस्कस किया, /n होगा, /t होगा, /v होगा, /0 एंड /b। हर एक का अलग अलग अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग पर्पज के लिए हर एक चीज यूज होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कैरेक्टर सेट सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है सी टोकन, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले इसके पहले स्लाइड में देखा, कैरेक्टर सेट की बात की थी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। अब जैसे कि कोई भी लैंग्वेज होता है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, तो उसमें A to Z लेटर्स अवेलेबल है, उसमें से हम क्या कोई भी वर्ड बनाते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एप्पल, ठीक है। तो एप्पल क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, ठीक है। इसमें जो भी सारे के सारे इंडिविजुअल लेटर यूज किए गए हैं वो कहाँ से है, हमारे जो प्री डिफाइंड कैरेक्टर सेट है वहां से है, ठीक है। तो सेम इसी तरह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्ड को क्या बोलते हैं, टोकन। क्या बोलेंगे, टोकन। वर्ड को क्या बोलेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, टोकन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए सी प्रोग्राम नोन एज टोकन, यानी कि कोई भी एक कॉम्बिनेशन वाला वर्ड होगा, जैसा आपका कोई भी लैंग्वेज में होता है, उसी तरह सी प्रोग्राम में उसको क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए सी प्रोग्राम नोन एज टोकन। तो सी प्रोग्राम में टोकन को हम कौन कौन सी चीज ऐसी है कि जिसको हम टोकन बोल सकते हैं, तो उसको हमने फिर से क्या किया है, यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, 6 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है कि किस किस चीज को हम टोकन बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका है कीवर्ड्स, जो कि हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस डिस्कस किया था, तब उसमें लास्ट पॉइंट था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व कीवर्ड है वो कितने हैं, कोई बता सकता है? 32। यस, 32। 32 कीवर्ड्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो, एज ए टोकन कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। वो कीवर्ड कौन कौन से है वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड आएगा उसमें आएगा जो रिजर्व कीवर्ड है वो कौन कौन से है, ठीक है। अभी क्या है, 32 कीवर्ड हमारे पास है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, टोकन बोल सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर एग्जाम्पल वर्ड बोलते हैं, इसलिए सेम हमारा सी प्रोग्राम में उसको क्या बोलेंगे, टोकन। तो कोई भी कीवर्ड होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, टोकन बोल सकते हैं। फिर आइडेंटिफायर होगा, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, टोकन। आइडेंटिफायर यानी कि आपका कोई भी वेरिएबल होगा उसका नाम, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। फिर कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल होगा उसका नाम, कोई भी स्ट्रिंग होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, टोकन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जीपी भुज, तो ये क्या हो गया, पूरा स्ट्रिंग हो गया। फिर स्पेशल सिंबल होगा, जैसे कि हमने देखा @ हैशटैग $, ये सभी क्या होंगे, स्पेशल सिंबल्स होंगे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, टोकन बोलेंगे। फिर ऑपरेटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, सारे के सारे जो ऑपरेटर्स है वो भी क्या कंसिडर होंगे, एज ए टोकन कंसिडर होंगे। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज टोकन, तो आपको सिंपल क्या लिखना है, डेफिनेशन, कि सी प्रोग्राम में कोई भी छोटा सा छोटा इंडिविजुअल यूनिट होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, टोकन। कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए सी प्रोग्राम नोन एज टोकन। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल तो कितना स्मॉल, तो देख लो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है वो क्या है, अकेला ही है, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हो, टोकन बोल सकते हो। सेम वे में स्पेशल सिंबल या डॉलर है तो इसको भी आप क्या बोल सकते हो, टोकन बोल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट विद इन डबल कोट, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, टोकन बोल सकते हो। अगर कोई वेरिएबल का नाम है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, टोकन बोल सकते हो। कोई भी रिजर्व कीवर्ड है उसको भी आप क्या बोल सकते हो, टोकन बोल सकते हो। समझ में आ रहा है सबको, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन किसको बोला जाता है? Yes, sir. ओके। तो नेक्स्ट अभी है कीवर्ड की, हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है कौन कौन से है, तो टोटल 32 कीवर्ड्स है हमारे पास। तो सबका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पहले तो है कौन सा, ऑटो, ठीक है। तो
ये जो कीवर्ड है रिजर्व कीवर्ड है, उसका मीनिंग क्या है कि ये जो यहाँ पर लिस्ट गए हैं उन सारे कीवर्ड का यूज आप वेरिएबल का नाम कोई भी अपने हिसाब से रखो, ठीक है, तो उसमें ये सारे कीवर्ड का यूज आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? ये जो सारे कीवर्ड है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू यूज किया जा रहा है, उसके अपने पर्पस के लिए, उसने किसी ना किसी पर्पस के लिए हर एक कीवर्ड को यूज किया हुआ है। तो हम ये 32 कीवर्ड को छोड़ के अपना वेरिएबल को नाम का चूज करना है। ठीक है, आपका वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 32 कीवर्ड में से वो कोई भी एक हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपना वेरिएबल का नाम रखना चाहता हूँ कि INT, ये मुझे वेरिएबल का नाम रखना है, तो मैं नहीं रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड में के लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes. आगे आगे हम देखेंगे कि वेरिएबल का नाम किस तरीके से हम रख सकते हैं। तो उसमें पहला रूल क्या है आपका, कि आपका वेरिएबल का नाम ऐसा चूज करना है कि जो रिजर्व कीवर्ड में ना हो। ठीक है, यानी कि रिजर्व कीवर्ड में जितने भी कीवर्ड दिए गए हैं उसको आप वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो कभी भी। ठीक है, तो वो कौन कौन से है, तो कि ऑटो है, फिर ब्रेक है, फिर केस है, फिर कैरेक्टर है, कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है CHAR, फिर कांस्टेंट का शॉर्ट फॉर्म है CONST, फिर कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है INT, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेप, यूनियन, अनसाइन, वॉइड, वोलेटाइल एंड लास्ट वाइल। तो ये जो 32 कीवर्ड है वो क्या है, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू रिजर्व किया गया है, उसको हम वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप सी प्रोग्राम में आगे आगे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, बाद में आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रिजर्व कीवर्ड है, आपने आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे कि ये हमारा रिजर्व कीवर्ड है तो इसके नाम का वेरिएबल हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपको याद रखना है, इतना याद रखना है कि जो भी कीवर्ड रिजर्व है उसको हम वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. और ये जो सारे रिजर्व कीवर्ड है उसको आपको अपने प्रोग्राम में कभी भी यूज करना है तो वो सारे जो लेटर्स है वो क्या है, स्मॉल केस लेटर में ही लिखा गया है, लोअर केस लेटर में ही लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या है, तो कि आइडेंटिफायर रिफर्स टू द नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कोई भी वेरिएबल का नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा कि कोई भी फंक्शन का नाम होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। कोई भी एरे होगा उसका नाम होगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या होगा कि हम क्या करेंगे, कोई भी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या बोलता है उसको आइडेंटिफायर। फंक्शन का नाम होगा तो वो क्या होगा, जो फंक्शन का नाम रखेंगे उसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। बाद में हम एरे को डिस्कस करेंगे तभी एरे का भी हम क्या करेंगे, नाम रखेंगे, तो जो भी नाम है उसको क्या बोलेंगे, हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल है तो वेरिएबल को आइडेंटिफायर नहीं बोलेंगे, वेरिएबल का नाम है उसको आइडेंटिफायर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर ए नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर की गई है। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल का नाम ए रखा गया है तो ये क्या है, आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके जरिए, तो कि वेरिएबल नाम के जरिए। ठीक है, सेम उसी तरह बी है तो उसकी वैल्यू 15 है। फिर उसी तरह आप लिखना चाहो कि डबल ए है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 32 है। तो ये डबल ए लिखा गया है वो क्या है, आपका आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नाम है, जिसके जरिए आप इसको क्या कर सकते हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उन सारी चीज़ों को
कि कहाँ पर कंसीडर करेंगे हम, आइडेंटिफायर के अंदर कंसीडर करेंगे। ज़्यादातर केस में क्या होगा, वेरिएबल का नाम होगा या फिर फंक्शन का नाम होगा या फिर एरे का नाम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आइडेंटिफायर का नाम आप चूज कैसे करोगे, तो कि अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर परमिटेड बट कॉमनली लोअर केस लेटर वी आर यूजिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल में दिया है वो हमने क्या किया, यहाँ पर अपर केस में लिखा हुआ है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस क्या है, आप क्या करोगे, लोअर केस लेटर में यूज करोगे। कभी लोअर केस लेटर में सपोज इंडिविजुअली आपको इस तरीके से ए और बी इस तरीके से दो अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करना है, रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, अपर केस लेटर में लिख सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से लिखते हो कि टोटल, ये पूरा आपने एक वेरिएबल का नाम लिखा है, इसके अंदर आप क्या करवा रहे हो, 5 सब्जेक्ट का टोटल स्टोर करवा रहे हो जो कि है 465। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा नाम लिखना चाहते हो कभी भी, तब आपको क्या करना है, जो वेरिएबल का नाम है वो क्या लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, या फिर कोई भी एक सिंपल इंडिविजुअल लेटर असाइन करना चाहते हो वेरिएबल के नाम को, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। यहाँ पर आप स्मॉल ए और स्मॉल बी का यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर केस में हम क्या करेंगे कि जब हमें इंडिविजुअल वेरिएबल का नाम में इंडिविजुअल क्या करेंगे, लेटर को असाइन करेंगे, तब हम जनरली कैपिटल्स में लिखेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जब हम यूज करेंगे वेरिएबल का नाम पे, तब हम उसमें क्या करेंगे, लोअर केस लेटर्स का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि मुझे किस जगह पे कौन से वेरिएबल का नाम क्या रखना चाहिए। ठीक है, इनिशियली आप कोई भी लेके आगे चल सकते हो। उसके बाद है कि इट कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड डिजिट विथ लेटर एज फर्स्ट कैरेक्टर। देखो, जो भी आइडेंटिफायर होगा उसका नाम यानी कि वेरिएबल का नाम होगा, उसके अंदर आप लेटर्स को रख सकते हो, साथ में डिजिट को भी रख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, विथ लेटर एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। यानी कि जो भी वेरिएबल का नाम आपका स्टार्ट होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, लेटर से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A1 लिखते हो तो यहाँ पर डिजिट आप लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो ABCD का ही लेटर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल का नाम वैलिड है, लेकिन 1A इस तरीके से लिखोगे तो ये वेरिएबल का नाम आपके पास वैलिड नहीं है। उसी तरह आप स्मॉल में भी लिख सकते हो 1A, तो ये भी वैलिड है, लेकिन फर्स्ट जो आपका लेटर आएगा, कैरेक्टर आएगा, वो आपका डिजिट कभी भी नहीं होना चाहिए वेरिएबल के नाम में। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके, दूसरा क्या है कि अंडरस्कोर आल्सो यूज एज फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर में आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अंडरस्कोर 1 2 3 इस तरीके से आप लिख सकते हो। फर्स्ट लेटर आपका अंडरस्कोर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, लेटर की जगह अंडरस्कोर आप लिखोगे तो चलेगा, लेकिन कभी भी आपका फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कभी ऑलवेज कोई भी वेरिएबल का नाम आप बनाओ, ठीक है, वेरिएबल का नाम आप कोई भी लिखो, उसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आइदर A to Z, Underscore. स्मॉल A to Z और अंडरस्कोर, इन तीनों में से कोई आपका फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद का कैरेक्टर आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, स्पेशल सिंबल को छोड़ के, वेरिएबल के नाम में हम स्पेशल सिंबल को नहीं रख सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी। No, sir. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कांस्टेंट आते हैं नेक्स्ट में कि कांस्टेंट किस तरीके से हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट किस किस चीज को बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग
refer to the fixed value, do not change during the execution of the program. कांस्टेंट इसको बोलेंगे हम कि जिसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, और ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम का एग्जाम खत्म हो जाता है तब तक उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि हमने देखा था कि जो ये हमारा सर्क्यूम्फरेंस फाइंड करने का जो प्रोग्राम था उसमें जो पाई का वैल्यू था वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। उसका वैल्यू कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए कांस्टेंट वहां पर डिफाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो जो ये कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है, ठीक है। कहीं कांस्टेंट क्या होंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कल के कि हमारा डेफिनेशन सेक्शन था, उसमें हमने एक मैक्स नाम का कांस्टेंट लिया था, दूसरा हमने पाई नाम का कांस्टेंट लिया था। मैक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने 10 रखी थी और पाई की वैल्यू हमने क्या रखी थी वहां पर 3.14। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है। फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। सेकंड वैल्यू क्या है, आपकी डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू है। न्यूमेरिकल तो है लेकिन साथ में क्या है, डेसिमल प्लेसेस है। तो डेसिमल प्लेसेस वाली जो वैल्यू होगी उसको सी प्रोग्रामिंग में क्या बोलेंगे, रियल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। और जो बिना डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू होगी उसको सी प्रोग्रामिंग में क्या बोलेंगे, इंटीजर वैल्यू बोलेंगे, यानी कि उसके अंदर डेसिमल प्लेस वाली कोई भी वैल्यू नहीं है। और जो डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, हम रियल वैल्यू बोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको, इंटीजर किसको बोलेंगे और रियल किसको बोलेंगे? यस सर। Yes, sir. ओके, रिपीट करो ना। हाँ, तो जो भी कोई भी कंप्लीट नंबर होगा, ठीक है, कंप्लीट नंबर होगा यानी कि 1 2 3 5 10 15, ये सारे जो कंप्लीट नंबर होंगे कि जिसके अंदर डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू नहीं होगी, उन सारी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू बोलेंगे। और जिस नंबर में डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू होगी उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस के बाद क्या वैल्यू है, 14 है। तो ये वैल्यू हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, रियल नंबर के अंदर। सेम वे में फॉर एग्जांपल 5.27 है, तो ये क्या हो गया आपका, अगेन रियल नंबर हो गया। सेम वे में अगर 500 है तो ये क्या हो गया आपका, इंटीजर होगा, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो इंटीजर कांस्टेंट की बात करेंगे तो इंटीजर कांस्टेंट मतलब उसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी, जो कंप्लीट नंबर होगा वही वैल्यू होगी, ठीक है। आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर हमने सिर्फ पॉजिटिव की बात की, सेम वे में नेगेटिव भी आ सकता है, -1 -2 -50। तो ये भी क्या होंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कंसिडर करेंगे हम उसको। सेम वे में रियल नंबर में भी क्या होंगे, माइनस वाले नंबर होंगे, लेकिन उसमें साथ में क्या होगा, डेसिमल प्लेस भी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर ही बोलेंगे। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हम उसको कैटेगराइज कौन से बेस पे करेंगे कि आइदर उसके अंदर डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है, उसके बेसिस पर हम उसको क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट है तो उसमें कौन कौन से होंगे, क्योंकि इट रिफर्स टू ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट 0 थ्रू 9, ठीक है। 0 टू 9 में से क्या होंगे, नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा जिसके जरिए आप कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हो। और वो नंबर क्या होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि 149 है, वो क्या है आपका इंटीजर कांस्टेंट है। सेम वे में यहाँ पर माइनस क्या दिया गया है, 980, तो ये क्या है आपका इंटीजर कांस्टेंट है। सेम वे में यहाँ पर पॉजिटिव 45 लिखा है, तो वो भी क्या है आपका इंटीजर कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव अगर आपका कोई भी नंबर है तो उसमें आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले 149 में नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आप लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर केस में हम पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब हमारे वैल्यू नेगेटिव होगी तभी हम उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये थे इंटीजर कांस्टेंट। सबको समझ में आ रहा है सबको, इंटीजर कांस्टेंट क्या है? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, उसके बाद है हमारे पास रियल कांस्टेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि रियल कांस्टेंट में क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी उसमें डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू अवेलेबल होगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको क्या बोलेंगे, हम रियल कांस्टेंट बोलेंगे। तो क्या है,
द क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर कंटेनिंग ए फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ये डेसिमल प्लेस के बाद की जो भी वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं, डेसिमल प्लेस वाली भी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जिस भी नंबर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट होगा यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद कोई भी वैल्यू होगी, वो सारे नंबर्स कहाँ पर कंसिडर होंगे, रियल के अंदर कंसिडर होंगे। और अगर उसकी वैल्यू आपको चेंज करना नहीं है, फिक्स रखना है, तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो 0.78 क्या हो गया आपका, तो ये फिक्स वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। आप इसको, ये वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू में ऐड करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया आपका, रियल कांस्टेंट हो गया। सेम वे में यहाँ पर 2.45 लिखा है, तो वो भी क्या हो गया आपका, रियल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, उसमें ही नेक्स्ट है कि इट आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन से है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है, क्या है, 4356.78 है, उसको आपने रिप्रेजेंट किया किस तरीके से, इस तरीके से कि 4.35678। उसके बाद आपने क्या लिखा, ई लिखा। ई किसके लिए लिखा है आपने यहाँ पर, तो कि एक्सपोनेंशियल को नोट करने के लिए। और उसके बाद आपने 3 लिखा है। तो इसका आप इंटरप्रिटेशन करोगे तो क्या होगा, तो इसका इंटरप्रिटेशन आप इस तरीके से कर सकते हो कि 4.35678 जब भी ई आता है तो उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई के बाद क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो उसका मतलब क्या होगा, जब आप उसको नंबर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁻³ ई जो यहाँ पर है वो बेस क्या दिखाता है, 10 का। जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वापस से आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक्सपोनेंशियल नोटेशन के जरिए भी आप रियल नंबर को वहां पर कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, उसके बाद है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होगा, कोई भी एक कैरेक्टर होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, विद इन सिंगल कोट लिखेंगे। देखो यहाँ पर ए लिखा है, उसको हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा है, तो वो क्या हो गया हमारा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गए, यानी कि उसके अंदर एक ही कैरेक्टर अवेलेबल है। सेम वे में यहाँ पर जो 2 लिखा है, 2 हमारा एक्चुअल में हम कंसिडर करेंगे। एक्चुअल में देखो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिख रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या कंसिडर होगा, इंटीजर में कंसिडर होगा। ठीक है, और मैं सिंगल कोट के अंदर 2 लिख रहा हूँ, तो वो क्या होगा, कैरेक्टर के अंदर कंसिडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आप चेंज करोगे तो पूरा उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर आप विदाउट कोट डायरेक्टली इस तरीके से 2 लिखोगे तो आपका सी कंपाइलर उसको इंटीजर के तौर पे कंसीडर करेगा। अगर आप विद इन कोट लिखते हो, कोट जब भी कोट करते हो तब कंपाइलर एज्यूम कर लेता है कि कोट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो उसको कहीं पर भी यूज करना है तो एज इट इज यूज करना है, उसको मैथमेटिकली कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो मैथमेटिकली कंसिडर नहीं होगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, आपका कैरेक्टर हो जाएगा। तो वो डायरेक्टली कैरेक्टर के फॉर्म में उसको कंसिडर करेगा अगर आपने सिंगल कोट में लिखा है तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, सिंगल कोट में 2 लिखा है, तो आप कोई भी जो आपका डिजिट है उसको भी कैरेक्टर के तौर पे यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर नंबर है, डिजिट है, उसको आपको कैरेक्टर में कैरेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या लिखना है, उसको सिंगल कोट के अंदर लिखना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, उसके बाद है Yes, आपके पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब क्या होगा, इट इज ए ग्रुप ऑफ सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर होगा, लेकिन स्ट्रिंग में क्या होगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर होंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हम स्ट्रिंग बोलेंगे। और स्ट्रिंग को हम लिखेंगे कहाँ पर, डबल कोट के अंदर लिखेंगे। तो
अगर आपको याद होगा तो कल हमने प्रोग्राम में डबल कोट में क्या लिखा था, यहाँ पर जीपी भुज इस तरीके से लिखा था। तो ये जो पूरा हो गया, क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो गया, इंडिविजुअल कैरेक्टर की ये क्या हो गई, सीक्वेंस हो गई। 1 बाय 1 कैरेक्टर हमने यहाँ पर पुट किए हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूरे को स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो जब भी आपको स्ट्रिंग लिखना है तो आपको क्या कहाँ पर लिखना है, विद इन डबल कोट लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर एग्जाम्पल देखो क्या है, तो कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है, इंडिया है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, 2 into 3 है। हाँ, यहाँ पर देखो 2 into 3 लिखा हुआ है। तो जब भी आप इस तरीके से मैसेज प्रिंट करोगे प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर, अगर आपने ये चीज प्रिंटफ के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है इसका? 3. 6. आपने अपने प्रोग्राम में मेन वाला फंक्शन है उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखा कि प्रिंटफ, उसके अंदर डबल कोट में 2 × 3 डबल कोट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट और सेमीकोलन लिखा। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप रन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? 6. 6. सेम आउटपुट 2 into 3. ओके, एक 6 बोला, दूसरे ने 2-3 लोग ने बोला कि सेम मिलेगा ये। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रिंटफ के अंदर डबल कोट के अंदर कोई भी चीज लिखते हो तो वो क्या होगा, आउटपुट में जैसे ही आपने लिखा है सेम फोटोकॉपी वहां पर आपकी प्रिंट होगी। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 2 × 3। ठीक है, प्रिंटफ के अंदर डबल कोट के अंदर जो भी आपने लिखा है तो क्या होगा, सेम फोटोकॉपी होगा, जैसे आप जेरोक्स निकालते हो वैसे ही, वैसे का वैसे ही आएगा, नो कोई चेंज आएगा। अगर आपने यहाँ पर बीच में स्पेस रखा है तो आउटपुट में भी स्पेस आएगा, अगर नहीं रखा है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रख लेनी है कि प्रिंटफ के अंदर डबल कोट में जो भी चीज आप लिखते हो वो जैसे ही लिखी है आपने वैसे के वैसे ही आपको आउटपुट में दिखाएगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो अगर आपने यहाँ पर डबल कोट में 2 × 3 लिखा है तो आउटपुट में भी क्या दिखाएगा, 2 × 3, ना कि 6। उसका आंसर 6 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसको डबल कोट में लिखा है। डबल कोट में लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, जैसे ही लिखा है वैसे का वैसा ही प्रिंट कर देना है। तो उसके बाद है, यहाँ पर देखो, पहले हमने सिंगल कैरेक्टर में क्या बात की थी कि कोई भी एक कैरेक्टर है तो उसको हमें सिंगल कैरेक्टर यानी कि सिंगल कोट के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग है लेकिन उसमें क्या है, आपके पास एक ही कैरेक्टर अवेलेबल है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, एज ए स्ट्रिंग के तौर पे कंसिडर कर सकते हो। तो सिंगल कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग बोल सकते हो। लेकिन सॉरी, आप जो स्ट्रिंग है उसको सिंगल कैरेक्टर बोल सकते हो, लेकिन जो सिंगल कैरेक्टर है उसको आप स्ट्रिंग नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रिंग है वो एन है, वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ सिंगल कैरेक्टर हो गया। ठीक है, उसको आप सिंगल कोट में भी लिखो या फिर डबल कोट में लिखो, वैल्यू उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर Yes, sir. उसके बाद है यहाँ पर बैकस्लैश कैरेक्टर, जो कि हमने आगे डिस्कस किया था। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर जो भी है वो सारे क्या है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर आते हैं, सभी कांस्टेंट होते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो स्लैश एन का यूज हम किस चीज के लिए करते हैं, तो कि न्यू लाइन में जाने के लिए स्लैश एन का यूज करेंगे। फिर स्लैश टी का यूज क्यों करेंगे हम, क्योंकि हॉरिजॉन्टली स्पेस रखने के लिए हम स्लैश टी का यूज करेंगे। वर्टिकली आपको स्पेस रखना है तो क्या यूज करेंगे हम, स्लैश वी का यूज करेंगे। और नल कैरेक्टर का यूज हम कब करेंगे, जब हम स्ट्रिंग और एरे को जानेंगे, कैरेक्टर एरे को, तभी हम क्या करेंगे, वहां पर नल कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी के लिए। No, sir. नो सर ओके, तो ये कांस्टेंट का ये पार्ट है कि इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर रियल नंबर है, तो उसमें डेसिमल वाले होते हैं, ऑक्टल वाले होते हैं और हेक्साडेसिमल वाले होते हैं। हम डेसिमल वाले से ही काम चला लेंगे, ये दोनों की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है हमारे कोई भी प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद आता है डेटा टाइप, जो कि मेन पार्ट है
आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपको डेटा टाइप पता नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आपको स्टोर करनी है। ठीक है, कौन सी वैल्यू कहाँ पर स्टोर करनी है वो जानने के लिए आपको डेटा टाइप का नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो ये इंटीजर है INT लिखा है वो क्या करेगा, जो भी इंटीजर टाइप की जो भी वैल्यू होगी उसको स्टोर करेंगे। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू कौन कौन सी है, कोई बता सकता है? मैंने अभी आपको बताया था जस्ट 5 मिनट पहले। 1 2 0 to 9. यस, 1 2 3 4 5 अप टू n। सेम वे में नेगेटिव में -1 -2 वैसे ही हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जो कंप्लीट नंबर होगा वो सारे कहाँ पर कंसीडर होंगे, इंटीजर के अंदर कंसीडर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं है। हाँ, जीरो भी zero. आएगा ना, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव जीरो डेसिमल्स नहीं आ वगैरह। जाएंगे? सॉरी, इंटीजर में डेसिमल नंबर भी आएंगे? नहीं, डेसिमल नहीं आएंगे। ओके सर। वही तो मैंने आपको बताया, वो जो डेसिमल वाले होंगे, फ्रैक्शनल पोर्शन वाले होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। और रियल नंबर को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ये जो फ्लोट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, रियल नंबर को स्टोर कर पाएंगे फ्लोट के अंदर। ठीक है, यानी कि डेसिमल पॉइंट वाली जो भी कोई भी वैल्यू है तो उसको हम फ्लोट डेटा टाइप के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और बिना डेसिमल पॉइंट की वाली वैल्यू जो भी है उसको हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, इंटीजर के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर यस सर। यस ओके, सर तो अभी नेक्स्ट है उसका साइज। ठीक है, तो कि जब कभी भी आप अपने कोई भी वेरिएबल हो, या डेटा टाइप कहाँ पर यूज होगा, कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या किया था, डायरेक्टली वेरिएबल यूज कर लिया था कि ए के अंदर हमने 10 वैल्यू डाल दी, आई के अंदर हमने 1 वैल्यू डाल दी, ये हमने ऐसे ही पेपर पर लिख दिया था। लेकिन कंप्यूटर में वेरिएबल की वैल्यू को हमें क्या करवाना होगा, स्टोर करवाना होगा। कहाँ पर स्टोर करवाना होगा, तो कि मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना होगा। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएंगे तो मेमोरी के अंदर उसको क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस अलोकेट होगा। ठीक है, बिना स्पेस के तो कोई भी वहां पर रह नहीं सकता। तो हर एक डेटा टाइप की अपनी अपनी फिक्स साइज है, उसके हिसाब से उसको मेमोरी अलोकेट होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये डेटा टाइप की यस साइज है सर वो क्या है, हर एक डेटा टाइप की अपनी अपनी अलग अलग साइज है, उसके हिसाब से मेमोरी में उसको क्या होगा, स्पेस अलोकेट होगा। ठीक है, तो ये साइज इंटीजर जो डेटा टाइप है, अगर आपने कोई भी वेरिएबल है उसको इंटीजर डेटा टाइप के साथ आपको डिक्लेयर करना है, तो कंप्यूटर में उस पर्टिकुलर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ए नाम का वेरिएबल आपने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया। ठीक है, यानी कि डिक्लेयर किया मतलब आपको अपने प्रोग्राम में ए नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, तो कि विदाउट डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू आपको स्टोर करनी है। तो उस टाइप पे आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रखना है, तो कि इंटीजर। अब आपने इंटीजर डेटा टाइप के साथ कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, यानी कि यूज करने का आपने निर्णय लिया है, तो मेमोरी में कंप्यूटर ये पर्टिकुलर ए वेरिएबल है उसको कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो कि ये डिसाइड होगा यहाँ पर। इंटीजर जो टाइप है उसका जो साइज है वो क्या है, फिक्स है, 2 बाइट है। तो कंप्यूटर में वो क्या होगा, 2 बाइट का स्पेस जहाँ पर भी फ्री अवेलेबल होगा वो उसको अलोकेट हो जाएगा। और जिस भी एड्रेस पर उसको मेमोरी स्पेस मिला होगा उसका एड्रेस ए वेरिएबल को क्या हो जाएगा, वहां पर अलोकेट हो जाएगा। ये अलोकेशन का प्रोसीजर किस तरीके से होगा वो हम आने वाली स्लाइड के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि अगर आपको इंटीजर डेटा टाइप वाला वेरिएबल चाहिए तो कंप्यूटर में उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कितनी साइज की स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो कि 2 बाइट की स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपको बीट में भी पूछ सकते हैं कि अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो उसको कंप्यूटर में कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो
उसका सिंपल सा कन्वर्जन है कि 1 बाइट होगा इज इक्वल टू कितने बिट्स होंगे, तो कि 8 बिट्स होंगे। तो इस हिसाब से इंटीजर के लिए कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कोई बता सकता है? 16। यस, इंटीजर के लिए कितना बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो कि 16 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्वेश्चन आपको बाइट में भी पूछ सकते हैं और बिट्स में भी पूछ सकते हैं, तो उसका रिलेशन क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो आपको उसके हिसाब से जिस भी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है उस फॉर्मेट में आपको आंसर कन्वर्ट करके वहां पर लिखना होगा। ठीक है, तो इंटीजर का साइज क्या है, यहाँ पर क्या है इंटीजर का साइज, 2 बाइट है। ठीक है, फिर कैरेक्टर डेटा टाइप है। कैरेक्टर डेटा टाइप में क्या करेंगे, हम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, जो हमने अभी देखा था प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप में क्या करेंगे, हम सिंगल कैरेक्टर को यूज करेंगे इस तरीके से स्टोर करने के लिए। तो ये सारी वैल्यू कहाँ पर स्टोर करेंगे, हम कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप का जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर हम इस तरीके से सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए स्पेस चाहिए, रिक्वायर्ड स्पेस वो कितना है, 1 बाइट है। ठीक है, तो उसका बीट कितना होगा, तो कि 8 बीट होगा। ठीक है, फिर फ्लोट आता है डेटा टाइप। तो फ्लोट डेटा टाइप के लिए हमें कितनी साइज की रिक्वायरमेंट है, तो कि 4 बाइट की। फ्लोट के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, तो कि जो भी रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल 3.14, 5.26, तो ये सारे नंबर है कहाँ पर हम स्टोर करेंगे, जो फ्लोट डेटा टाइप वाला वेरिएबल होगा उसके अंदर हम स्टोर करेंगे। और कोई भी एक जो वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप फ्लोट है उसको कंप्यूटर में कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, 4 बाइट की। तो इसके बीट कितने होंगे, कोई बता सकता है? 32। 32 यस, 32 32 बीट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोट। और डबल, डबल किसके लिए यूज करेंगे, तो डबल का यूज भी सेम है। ठीक है, डबल में भी क्या करेंगे, हम रियल नंबर की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास रियल नंबर जो है वो बड़ा है, यानी कि उसका नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 8 5 6 7 8 9 10 13 15.70, इस तरीके से बड़ा नंबर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टोर करने के लिए मेमोरी भी क्या होनी चाहिए, आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर डबल में क्या होगा, सिर्फ आपका मेमोरी का साइज इंक्रीज होगा, लेकिन आप उसमें रियल नंबर भी स्टोर करवा सकते हो। तो डबल हो जाएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, 8 बाइट हो जाएगा। तो उसको बीट में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, तो कि 64 बीट होगा। 64। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेंज दिया गया है साथ में। तो ये रेंज क्या बताता है आपको, कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल को इंटीजर डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया गया है, तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रख सकते हो, इसी रेंज में से कोई भी एक वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद की वैल्यू होगी तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, यानी कि कोई भी इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, 32,767। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू क्या हो सकती है, तो कि 32,768। तो ये क्या हो गया, उसका रेंज हो गया। अगर इस रेंज के बियॉन्ड आपको कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या करना होगा, फ्लोट करना होगा। देखो यहाँ पर इंटीजर के लिए रेस्ट्रिक्शन है, क्या है कि उसके अंदर आप सिर्फ इस तरीके की कंप्लीट वैल्यू को ही क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, लेकिन फ्लोट में क्या है, फ्लोट के अंदर आप पॉइंट वाली भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, साथ में इस तरीके की कंप्लीट वैल्यू भी क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो फ्लोट के अंदर आप इंटीजर भी स्टोर करवा सकते हो या और साथ में रियल नंबर को भी स्टोर करवा सकते हो, लेकिन
जो इंटीजर है उसमें सिर्फ आप इंटीजर ही स्टोर करवा सकते हो। तो अगर आपको इंटीजर में इस रेंज के बियॉन्ड का नंबर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उस वेरिएबल को आप एज ए फ्लोट इंटीजर में से क्या कर दो, उसका डेटा टाइप आप फ्लोट कर दो। ठीक है, तो आपका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोट में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका रेंज इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्लोट का रेंज क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आप यहाँ पर दिखाया गया है रेंज। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का अगर आप इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, कोई बता सकता है? 3.4 इंटू 10 क्या होगा, 38। ठीक है, तो ये जो अपर रेंज है आपका फ्लोट वैल्यू की, तो इसके अंदर का आपका जो भी नंबर है ये रेंज वाला 3.4 इंटू 10⁻38, यानी कि 1 के बाद कितने जीरो होंगे, 38। तो उतना नंबर तक का वैल्यू आप फ्लोट के अंदर क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। सेम वे में नीचे की साइड क्या है, 3.4 इंटू 10⁻38। तो ये रेंज के अंदर आप अगर आपका कोई भी नंबर है तो वो नंबर मोस्टली आपका ये रेंज के अंदर क्या हो जाएगा, कंसीडर हो जाएगा। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें जो भी वैल्यू होती है वो विद इन दी फ्लोट डेटा टाइप के रेंज के अंदर आ जाती है। अगर नहीं आती है तो उसके बाद भी आपके पास अपर रेंज है, कौन सी है, तो क्या, डबल की। तो डबल की रेंज क्या है, देखो 1.7 इंटू 10⁻308। 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 308। तो उतनी रेंज आपकी कौन सी है, डबल डेटा टाइप वेरिएबल की है। ठीक है, वहां तक की वैल्यू को आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। सेम वे में कैरेक्टर के लिए क्या है, तो कैरेक्टर के लिए रेंज क्या है, तो कि -128 से लेके 120, यहाँ पर क्या आएगा, 8 की जगह क्या आएगा, 127 आएगा। ठीक है, -128 से लेके 127 तक। तो समझ में आ रहा है सबको, रेंज डेटा टाइप के हिसाब से, और कौन सी Yes, वैल्यू को sir. स्टोर करने के लिए हम कौन से डेटा टाइप का यूज करेंगे। यस सर। ओके, तो उसके बाद में ये फिर से आया है वेरिएबल का जो भी नाम हमें रखना है वो किस तरीके से हम रख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो फिर से सेम हमारे पास रूल्स यहाँ पर है। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्विकली इसको ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ लेटर। ओके, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी मोर देन 8 कैरेक्टर, यहाँ पर लिखा है शुड नॉट बी मोर देन 8 कैरेक्टर। फिर दूसरा है अपर केस एंड लोअर केस आर सिग्निफिकेंट, मतलब आपको अपने हिसाब से उसको यूज करना है, आप उसको यूज कर सकते हो। वेरिएबल नेम शुड नॉट बी कीवर्ड, उसका जो कीवर्ड है वो भी नहीं होना चाहिए वेरिएबल के नाम पे। और व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड, यानी कि जब आप वेरिएबल का नाम यूज करते हो तो बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जीपी भुज, और इसको मैं वेरिएबल के तौर पे, वेरिएबल का नाम के तौर पे कंसीडर करना चाहूँ तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बीच में क्या छोड़ दिया है, ब्लैंक स्पेस रख दिया है। अगर आपको जीपी भुज इस तरीके से करना है तो आप ब्लैंक स्पेस की जगह अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो वेरिएबल के नाम में, लेकिन ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है Yes, सबको sir. यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। No, sir. नो सर। ओके, उसके बाद है कि वेरिएबल का मेमोरी में अलोकेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। शायद आपका 11:30 को दूसरा कोई भी लेक्चर है, ऐसा मैंने गूगल क्लासरूम में पोस्ट पढ़ा था, तो मैं आपको यहाँ से टाइम पे फ्री कर देता हूँ ताकि आप वहाँ पर ज्वाइन हो सको बाद में। तो ये वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करेंगे उसको कंप्यूटर मेमोरी में अलोकेशन किस तरीके से करेगा वो चीज़ हम कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है, आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकता है अभी।